नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का मैं राहुल राज स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी मस्त चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। और टेक्नीशियन का एग्जाम आप लोग का शुरू होने वाला है। ठीक है। उसके लिए आप सभी को सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक। फोड़ के आना है। क्या करके आना है? जोर से बोलिए। फोड़ के आना है। ठीक है। अब एग्जाम देने जाना है। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि बहुत सारा, जैसे कोई कोई कितने सारे लोग होंगे पहला बार या दूसरा बार एग्जाम देने जा रहे होंगे। तो उनको बहुत सारी चीजें, स्थिति परिस्थिति के बारे में जानकारी नहीं होती है और अचानक से वो परिस्थितियां सामने आके खड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण आपका एग्जाम खराब हो जाता है। तो इस ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम अपना एक्सपीरियंस जो भी है वो आपके साथ शेयर कर पाए, ताकि आपके सामने अगर वो परिस्थिति आती है तो आप घबराए नहीं और एग्जाम खराब ना करें। ठीक है। तो यहाँ पे हम सारा एक एक चीज के बारे में बात करेंगे, कुछ बातें आपको बताएंगे जो आप अगर ध्यान में रखते हैं तो कहीं ना कहीं पहले से आप इस एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करके आएंगे। ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। आइए एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड आ गया है। तो एग्जाम डेट आप अच्छे से देख लेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या काम करना है कि आप एग्जाम डेट और एग्जाम टाइम अच्छे से जान रहे हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये तो पता है। एग्जाम टाइम एंड डेट, ठीक है, आपका टाइमिंग किस शिफ्ट में है और किस डेट को है, ये अच्छे से देख लेंगे। ठीक है ना। ये सबको पता होता है। अब दूसरा सबसे जरूरी बात क्या करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सेंटर का पता लगा लेना है। सेंटर का पता जो है ये एक दो दिन बिफोर कर लें। ठीक है। सेंटर का जो पता है वो एक दो दिन बिफोर कर ले। अगर आपके से आपका सेंटर जो है आपके जानकारी वाले सिटी में है, जैसे मान लेते हैं हम बिहार से बिलोंग करते हैं, तो अगर मेरा सेंटर आरा में रहता है, पटना में रहता है, तो हमको ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। हम किसी न किसी से पता कर लेंगे। अगर हमको पता भी नहीं भी होगा तो किसी न किसी से पता करवा लेंगे कि हाँ यहाँ पे पहुंचने का क्या रास्ता है। उसी प्रकार से आपका सेंटर अगर आपके जानकारी का सिटी का है तब तो ठीक है, आप आराम से रहिए। किसी न किसी से आपको पता चल ही जाएगा कि वहां जाने का सही रास्ता कौन सा होगा। अगर आपके जानकारी के सिटी से बाहर है, मान रहे हैं कि आप पटना के बारे में नहीं जानते हैं, घूमने के चक्कर में डाल दिए कि चलो पटना में एक दोस्त रहता है, उससे मुलाकात भी हो जाएगा और एग्जाम भी दे लेंगे। और आप बैठे हुए हैं इलाहाबाद में, आप बैठे हुए हैं लखनऊ में, अब आपको पटना के बारे में जानकारी नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले एक दिन बिफोर यहाँ पे पहुंचेंगे। कितने दिन बिफोर पहुंचेंगे? वन डे बिफोर यहाँ पे पहुंच जाइए अपने सेंटर पे। दूसरा काम सबसे मस्ट इंपोर्टेंट कीजिए कि एक दिन बिफोर पहुंच जाइए। अब यहाँ पे स्टे करने का हो सकता है आप स्टेशन पे स्टे करें या कहीं रूम लेकर के स्टे करें, आप अपने इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से कर सकते हैं। स्टेशन पे स्टे करना भी कोई गलत बात नहीं है। हमने भी कई जगह स्टेशन पे स्टे किया है। ठीक है। और रातें हमने भी स्टेशन पे गुजारी हैं। ठीक है। तो इस स्ट्रगल लाइफ है, इसमें सब कुछ होता है। तो एक दिन बिफोर पहुंच जाए, सेंटर का पता कर लें कि यहाँ पे जाने का रास्ता क्या है। अगर ज्यादा घूम घुमा वाला रास्ता है तो एक बार जाके घूम के आ जाएं। ठीक है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान में रखना है? मान ले रहे हैं कि कल 20 तारीख है, आपका 20 तारीख को एग्जाम है। ठीक है। और मान लेते हैं कि आपका रिपोर्टिंग टाइम जो है फर्स्ट शिफ्ट वन में है। शिफ्ट वन में है। शिफ्ट वन में आपका एग्जाम है, जिसका रिपोर्टिंग टाइम 7 से 8 के बीच में है। ठीक है। मान लेते हैं कि आपका शिफ्ट वन में एग्जाम है और आपका रिपोर्टिंग टाइम 7 से 8 के बीच में है। तो आप इस 8 के पहले पहुंचने का चक्कर में ना रहें, इस 7 बजे तक पहुंचने के चक्कर में रहें सेंटर पे। ठीक है। कितने बजे तक पहुंचने के चक्कर में रहें? इस 7 बजे तक अपने सेंटर पे पहुंचने के चक्कर में रहें कि आप 7 बजे तक सेंटर पे पहुंच जाएं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या परिस्थितियां आती हैं, बात को ध्यान दीजिएगा। जब आप घर से निकले हैं या रूम से निकले हैं, जहां से भी निकले हैं, सेंटर पे जाते समय रास्ते में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं। उन सब परिस्थितियों को इग्नोर करना है। कोई कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो वहां पे उस चीज को इग्नोर करके आगे बढ़ जाना है। ये नहीं कि उसके साथ उलझ जाना है। उलझने से क्या होता है कि आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। तो उस टाइम के लिए उस चीज को इग्नोर करना है, इग्नोर करके आगे बढ़ना है। जब आप सेंटर पे पहुंचते हैं तो इस
अगला बात क्या ध्यान में रखेंगे कि 7 बजे से पहले तो सेंटर पे पहुंच जाना है। वहां पे लाइन लगेगा, तो कितने सारे लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं अच्छा घुसेंगे ना, पहुंच गए हैं लास्ट, सबको घुसने तो लास्ट में घुसेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि आप लाइन में आगे से आगे रहें, और लाइन में आगे से आगे आकर के यथाशीघ्र आप सेंटर के अंदर चले जाइए। सेंटर के अंदर चले जाने से सर फायदा क्या होगा? फायदा ये होता है कि अंदर का माहौल आप अच्छे से जान लेते हैं। जो भी फिंगरप्रिंट, जो भी आपका थंब लगने वाला, वो सारा चीज हो जाता है। और आप अपने सेंटर सिस्टम पे बैठ के खुद को शांत, दिमाग को शांत कर पाते हैं। तो इसीलिए यथाशीघ्र आप सेंटर के अंदर चले जाइए। बाहर रहने से कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 7 बजे पहुंचे, मान लें 7:30 से उसने लाइन लगाया। अब आधा घंटा जो है, अब इसमें क्या करना है, इस बात पे भी ध्यान रखना है। इसमें आपको बहुत सारे ज्ञानी बाबा मिलेंगे। ठीक है। वहां पे सेंटर पे जब आप पहुंचते हैं तो वहां पे बहुत सारे ज्ञानी बाबा मिलेंगे। पहला बात, घुसा काहे नहीं रहा है अंदर, इतना टाइम हो गया, तो उसमें उलझना नहीं है आपको। दूसरा बात, कितने सारे ज्ञानी बाबा आएंगे कि हम ऐसे कर देंगे, वैसे किए हुए हैं, ये किए हुए हैं, वो किए हुए हैं। तो इन सब बातों को सुनना नहीं है, ना ही किसी के साथ बहस करना है। ये नहीं कि वहां पहुंचे, चार लड़के खड़े होकर अपना फे, फेंके पड़े हैं, आप भी उसमें शामिल हो गए, हम भी यहाँ ऐसे किए हैं, यहाँ ऐसे किए हैं, वहां वैसे किए हैं। इन सब चीज से थोड़ा सा दूरी बना के रखना है। उन ज्ञानी बाबाओं से दूर रहना है आपको। बात समझ में आ रहा है? उन ज्ञानी बाबाओं से आपको दूर रहना है, वहां पे किसी के साथ बात नहीं करना है। जितना हो सके आप चुप रहने का प्रयास करेंगे। चुप रहने से क्या फायदा होता है, तो आपको अगर हम बता दें, आपको पता होगा या नहीं होगा, आपको बता दें कि बोलने से सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस होता है। हम पढ़ाते हैं, ये चीज हमको अच्छे से पता है कि बोलने से कितना ज्यादा एनर्जी लॉस होता है। तो कहीं ना कहीं बोलने से बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होता है। अगर वहां पे आप फालतू का बोल रहे हैं, मतलब कि आप एनर्जी लॉस कर रहे हैं। और एनर्जी लॉस कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट तो आपको मेंटली भी पड़ेगा। तो इसलिए बोलने से बचना है। अब अगला बात पे ध्यान देना है क्या? तो अगला बात, जब सेंटर के अंदर चले गए तो जो भी चीजें हैं, थंब है, जो भी वगैरह फोटो स्कैनर आपका हो रहा है, वो सारा चीज आराम से करवाएं, हड़बड़ाएं नहीं। अब यहाँ पे एक परिस्थिति और बनता है। कभी कभी क्या होता है कि जब सेंटर के आप अंदर गए तो वहां पे सिस्टम काम नहीं कर रहा है, जो थंब वाला है वो काम नहीं कर रहा है, फोटो का स्कैनर नहीं काम कर रहा है, तो कैमरा काम नहीं कर रहा है। कभी कभी ऐसा परिस्थिति बनता है, एएलपी के टाइम भी बना था। एक दो सेंटर पे तो ये स्थिति आ गया था कि 8 बजे से एग्जाम होने वाला था, 8 बजे से ना स्टार्ट होकर के 9 बजे से एग्जाम स्टार्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि वहां पे वो उनका काम ही नहीं कर रहा था। तो उस परिस्थिति में आप घबराए नहीं, खुद को शांत रखें। क्योंकि ये काम उनका है, जब उनके सेंटर पे आप पहुंच चुके हैं तो एग्जाम कंडक्ट कराना उनका काम है, और वो बखूबी एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। अगर एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है तो एग्जाम कैंसिल होगा। आप वहां पे हो हल्ला मचा के, परेशान होकर के कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर 1 घंटे बाद जब आपका एग्जाम शुरू होता है और आप काफी सारा हो हल्ला मचा चुके हैं, तो वो सारा चीज आपके दिमाग में रहेगा और उसका असर कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पे पड़ेगा। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे कि वहां पे खुद को शांत रखें, हो हल्ला ना मचाएं, जैसे प्रक्रिया हो रहा है उससे आगे बढ़ते जाएं। ठीक है। उसके बाद जब आप अपने सिस्टम पे पहुंच जाते हैं, जब आप अपने सिस्टम पे पहुंचते हैं, तो वहां पे क्या करना है, मान लेना है कि अब आपका 8 बजे आप फाइनली सब कुछ करके 8 बजे सिस्टम पे पहुंच चुके हैं। अब 9 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। कितने बजे से स्टार्ट होने वाला है? 9 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। मान लेते हैं कि 1 घंटे का आपके पास समय है। अब इस 1 घंटे में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो दो चार को अगल बगल वाला बैठा रहेगा, वहां पे ज्ञानी बाबा बनने लगेंगे। हम इससे पढ़े हैं, हम इसका किताब किए हैं, हम इसका किए हैं, हम पिछले एग्जाम में इतना स्कोर किए थे, हम एएलपी में मेरा इतना स्कोर आ रहा है, एएलपी में मेरा इतना नंबर आ रहा है, हम ई एग्जाम निकाल चुके हैं, हम वो एक ई चीज कर चुके हैं। इन सब चीजों से थोड़ा सा दूरी बना के रखना है। सेंटर अपने सिस्टम पे बैठने के बाद आपको खुद को एकदम शांत और दिमाग को यूज करना है। आप दिमाग को कैसे यूज करना है? तो दिमाग को यूज करना है, जैसे मेंसुरेशन का फॉर्मूला दिमाग में लाना शुरू कीजिए। मेंसुरेशन का फॉर्मूला सीक्वेंस से लाना शुरू कीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, स्क्वायर का क्या होता है, रेक्टेंगल का क्या होता है, सिलेंडर का क्या होता है, कोन का क्या होता है, स्फेयर का क्या होता है। ये सारा फॉर्मूला आप दिमाग में लाना शुरू कीजिए। इससे क्या होता है आपका, कि आपका दिमाग जो है फोकस होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप घर से चले हैं 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे,
1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे में जो आप रास्ते में बहुत सारा चीज देखे हैं, ऑटो से ट्रेवल किए हैं, बस से ट्रेवल किए हैं, बाइक से ट्रेवल किए हैं, ये सारा चीज आपके दिमाग में चल रहा होता है। अब यहाँ पे जब आप फार्मूला कॉन्सेप्ट ये सब चीज दिमाग में लाना शुरू करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका दिमाग फोकस करना शुरू कर देता है, दिमाग कंसंट्रेट करना शुरू कर देता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि जब आपका सिस्टम पे क्वेश्चन आता है, घर पे भी आप सेट मार रहे होते हैं, तो देखते हैं कि शुरुआत के 10-20 क्वेश्चन में लगता है कि आपको कुछ आता ही नहीं है, और जब मारते मारते आगे बढ़ते हैं तो फ्लो पकड़ते हैं, तो आप स्पीड बढ़ जाता है आपका। क्यों? क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं उस समय आपका दिमाग जो होता है वो फोकस्ड नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है। आप कई बार देखे होंगे अपने लाइफ में कि बहुत एक मैथ है जो कि बहुत बार बना है, आपसे बन नहीं रहा है, और वही बाद में आकर के बैठे और क्वेश्चन आसानी से बन गया। क्यों? क्योंकि उस समय आपका फोकस क्लियर नहीं था, उस समय आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें उलझी हुई थी, और दोबारा में दिमाग आपका शांत था। तो यहाँ पे जब सिस्टम पे आप खाली बैठे हुए हैं, उस समय आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उस समय आप क्या करेंगे, कुछ फार्मूला हो गया, कुछ कॉन्सेप्ट हो गया, साइंस में मान लेते हैं बहुत सारा चीज है, विटामिन का नाम, इन सारा चीजों का नाम आप दिमाग में लाना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही आपका दिमाग पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट और पूरी तरह से फोकस्ड हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अब आते हैं लास्ट बट नॉट लिस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो एग्जाम देना है आपको, ये 3 अटेम्प्ट में देना है। कितने अटेम्प्ट में देना है? 3 अटेम्प्ट में देना है। 3 अटेम्प्ट में आपको देना है। 3 अटेम्प्ट में कैसे गुरुजी? तो 100 क्वेश्चन है आपके टेक्नीशियन के एग्जाम में, ठीक है, 100 क्वेश्चन है टेक्नीशियन के एग्जाम में। अब इन 100 क्वेश्चन में आपको 3 अटेम्प्ट कैसे करना है, इस बात को ध्यान से समझिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको वही सारे क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्या करना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको वही सारे क्वेश्चन करना है, जैसे मैथ का आप क्वेश्चन देखे, ठीक है, और देखते ही आपके दिमाग में उसका सॉल्यूशन छप गया कि अच्छा इसके ही रास्ता है, तो क्वेश्चन कर लेना है। साइंस का कोई क्वेश्चन देखे, देखते ही जैसे ही क्वेश्चन पढ़े आपके मुंह से उसका आंसर निकल गया, तो उस आंसर को टिक कर देना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना करना है, ठीक है। इस तरह से जब आप करते हैं तो आप लगभग लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास कर चुके होंगे, ठीक है। इस तरह से आप करते हैं जब, तो लगभग लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास कर चुके होंगे, क्योंकि जो 50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग आपका है, उसमें आप देखेंगे क्या कि आपका मैथ रीजनिंग बहुत ही आसान आएगा। जिस लेवल का हमने आपको पढ़ाया है उस लेवल से बहुत ही आसान होगा। एएलपी में भी हमने बोला था, आपने देखा, बहुत सारे लोग हो हल्ला मचा के रखे हुए थे कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, हमने जो बोला वही हुआ। टेक्नीशियन का भी एक मैथ और रीजनिंग का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं होने वाला है, आसान लेवल का ही रहेगा। जितना पढ़ा दिए हैं उससे ज्यादा तो कुछ आ ही नहीं सकता है। यहां तक कि आपने एएलपी में देखा कि डाटा का सहित क्वेश्चन आ रहा है, अब इससे ज्यादा और क्या ही हम कहें। तो इसलिए शांति बना के रखना है, धैर्य बना के रखना है, एग्जाम टफ नहीं होने वाला है, ठीक है। जो आप पढ़े हैं वही आएगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका लगभग 25 क्वेश्चन हो चुका होगा। जब सेकेंड अटेम्प्ट में आएंगे आप, तो यहां से आप क्या करेंगे, सेकेंड अटेम्प्ट में जब आप आएंगे तो फिर से वापस एक से आप बढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। जो क्वेश्चन कर चुके हैं उसको छोड़ते हुए आगे, आगे जो है, जो क्वेश्चन छोड़े हुए उसको दोबारा से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे, दोबारा से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जब दोबारा से आप उसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका क्लियरिटी क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन आपने बना चुका है। अब 25 क्वेश्चन बनाने के बाद आपका दिमाग का फोकस लेवल, कंसंट्रेशन लेवल एकदम पीक पे रहेगा, ठीक है। अब सेकेंड अटेम्प्ट में वो सारा क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे जो आपसे 1 से 2 बार में बन जाएगा, ठीक है। जो लग रहा था फर्स्ट अटेम्प्ट में कि डाउट की बनेगा कि नहीं बनेगा, वो आप सेकेंड अटेम्प्ट में ट्राई करेंगे, ठीक है। जब सेकेंड अटेम्प्ट में आएंगे, आप ट्राई करेंगे इस प्रकार से, तो लगभग आप सेकेंड अटेम्प्ट में 50 प्लस क्वेश्चन कर लिए रहेंगे। 50 प्लस क्वेश्चन आप कर चुके होंगे। अब आपको थर्ड अटेम्प्ट में आना है, ठीक है। अब आपको थर्ड अटेम्प्ट में आना है, यहाँ पे लगभग लगभग आप 60 क्वेश्चन के आसपास पहुंच चुके होंगे। हो सकता है 60 से ज्यादा भी हो चुका होगा, अगर ढंग से पढ़े हैं तो सेकेंड अटेम्प्ट में आपका 60 प्लस भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड अटेम्प्ट में जब आप आएंगे, थर्ड अटेम्प्ट में, तो थर्ड अटेम्प्ट में अब आपको वही सारा क्वेश्चन ट्राई करना है जो देख के लगा था कि बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे बना नहीं था। अब यहाँ पे एक से आपको नहीं देखना है, अब वहां पे जो क्वेश्चन साइड में क्वेश्चन का नंबरिंग होता है, उसमें क्वेश्चन दिखता है कि कौन कौन आपने नहीं बनाया है।
सीधा ऊपर से क्लिक करना शुरू करेंगे उन्हीं सब क्वेश्चंस पे। वो क्वेश्चन आते जाएगा, आप ट्राई करते हुए आगे बढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि थर्ड अटेम्प्ट में, फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना था, उसमें से बहुत सारा सवाल आप थर्ड अटेम्प्ट में आसानी से कर दिए। ये हम अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जिसके बेस पे बहुत सारा एग्जाम हमने क्रैक किया है। बात समझ में आ रही है? तो थर्ड अटेम्प्ट में जब आप आते हैं तो आपका लगभग 70+ क्वेश्चन आपका हो चुका होगा। ये एवरेज का हम बात कर रहे हैं। अब जो लोग अच्छे से पढ़े वो 90+ पे भी जा सकते हैं, 85+ पे भी जा सकते हैं, लेकिन एवरेज का हम बात कर रहे हैं। जो नॉर्मल बढ़िया से तैयारी किए हैं इस बार टेक्नीशियन का, तो वो 70+ पे जा चुके होंगे, और अब उनको कोई रिस्क लेने का जरूरत नहीं है। हमने पहले भी बताया था कि आपको सेफ अटेम्प्ट में रहना है, ज्यादा अटेम्प्ट के चक्कर में एएलपी वाला गेम इसमें नहीं करना है। जो एएलपी में आपके साथ हुआ वो इसमें नहीं होने देना है। तो 70+ आपका अटेम्प्ट हो चुका है। अब आराम से आपको सारा चीज एक बार देख लेना है कि आपने स्टिक किया है, सब कुछ सही किया है, आगे बढ़ते जाना है, और आपका टाइम इसी के साथ समाप्त हो जाएगा और आपका सिस्टम ये हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो इस सारा बात को ध्यान रखिएगा। इन सारा बातों में से दो बात खास है कि एक तो एग्जाम आपको 3 अटेम्प्ट में देना है, और दूसरा सेंटर पे आपको बिफोर पहुंच के वहां पे बहसबाजी और ज्ञानी बाबा नहीं बनना है। आपको ऐसा शो करना है कि आपको कुछ नहीं आता है। सेंटर के अंदर भी जब आप सिस्टम पे बैठे होंगे तो आपको ज्ञानी बाबा नहीं बनना है। आपको ऐसा करना है कि आपको कुछ नहीं आता है। हम जब जाते थे एग्जाम देने तो शुरू में हम भी ज्ञानी बाबा बनते थे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगी कि नहीं, वहां बोलने से हमको नुकसान हो रहा है। कहीं ना कहीं वो सारी बातें हम एग्जाम देते समय भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे एग्जाम पे असर पड़ता है। तो बाद में जब हम एक ढंग की तैयारी हो गया और एग्जाम क्रैक होना शुरू हुआ, तो उस समय हम क्या करते थे कि जब सिस्टम पे जाएंगे तो हम सो जाते हैं, ठीक है, वहीं पे सर रख के आराम से किए रहते हैं, एकदम पूरी तरह से रेस्ट मोड में, एकदम दिमाग को शांत, क्योंकि ताकि जब मैदान में उतरे तो पूरा परफॉर्मेंस के साथ उतरे। तो ये सारी बात करना है, ठीक है, ये सारी बातों को ध्यान में रख के और एग्जाम दे करके आइए, और फिर से एक बार बोल दीजिए क्या करके आना है, फोड़ के आना है। ठीक है, तो चलिए फोड़ के आइए इस बार टेक्नीशियन में, फिर मिलते हैं। और इसी के साथ टेक्नीशियन का एग्जाम देने के बाद एएलपी सीबीटी 2 जिनका नंबर अच्छा आ रहा है वो सीबीटी 2 के लिए लग जाएंगे, और जिनका एएलपी खराब हुआ, टेक्नीशियन खराब भी हो रहा है, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। ग्रुप डी आ रहा है और ग्रुप डी के लिए जम के लगेंगे हम और आप दोनों आदमी। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आगे मिलते हैं। ठीक है ना? और कोई जानकारी चाहिए तो बताइएगा।